पंजाब जीके के क्वेश्चन आप डिस्कस करने लगे हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन साढ़े को आ रहा है। पहला क्वेश्चन साढ़े को आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। थोड़ा जिहा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ने अज की तरीक से मैं जे गल करा है एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट जिन्हें तुसी पंजाब जीके के क्वेश्चन हाल तक किए होंगे उन्होंने बिल्कुल थोड़े अलग नवे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और देखते हैं पहला स्टेटमेंट किहड़ी है। इन्होंने पूछा कि इन्होंने दोहां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट ठीक है। द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑलसो सर्व्स एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। जिहड़ा पंजाब का गवर्नर है वह चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट की है ही इज ऑलसो चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है। दोनों दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट ठीक है हुण आपां ने ये देखना है। आपां जानते हैं कि जदों दा पंजाब बनिया होया उदों तो ही जिहड़ा पंजाब का गवर्नर है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी हुंदा है। लगातार यही चीज़ चली आ रही है। सो दैट मीनस कि यह पहली स्टेटमेंट साडी बिल्कुल ठीक है। दूजी ही इज़ ऑलसो चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। हुण पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली देखा जाए तो ये पहला कल्ले पंजाब की यूनिवर्सिटी हुंदी सीगी। बाद में जो हरियाणा तो हिमाचल बन गए तो ये हरियाणा तो हिमाचल का हिस्सा भी पै गया और चंडीगढ़ जो देखते हैं आप यूनियन टैरेटरी बन गई वो पंजाब का हिस्सा ना बनी। तो इस करके जो ये हुण एक यूनिवर्सिटी सांझी यूनिवर्सिटी बन गई किते ना किते जिहदे पंजाब का हिस्सा ज़्यादा है। पर यदा चांसलर बेसिकली हर जी स्टेट की यूनिवर्सिटी होंगी उसका चांसलर गवर्नर होंगे। परंतु इस केस के विच क्योंकि सारिया स्टेटा की यूनिवर्सिटी है इस करके यदा जो चांसलर है दैट इज़ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यदा मतलब कि यह स्टेटमेंट जी गलत हैगी है और यदा मतलब क्या है कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जी हैगी है वह ठीक है और दूजी स्टेटमेंट वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। District commissioners in Punjab have imposed a ban on airing a program in view of the light of the recent violent protest in the state. In that context, consider the following statement. कुछ पिछे पंजाब सरकार ने जिला दे अपने जो डिस्ट्रिक्ट डीसीज होंगे ने उन्होंने कहा सीगा कि भी आ जी एक वीडियो चलती पई है उन्होंने बंद करा दो वो चलन नहीं देनी आपां ने। सो क्वेश्चन वो मुताबिक है वो उत्ते बेस्ड है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और दसो कि भी ये स्टेटमेंट किहड़ियां ठीक ने ते किहड़ियां गलत है। द एयरिंग ऑफ ए टेलीविजन प्रोग्राम कैन बी बैंड इफ इट प्रमोट्स रिलीजियस डिसहारमोनी। जे किसी टीवी दे उत्ते कोई चीज़ चलती हो जिहदे नाल कि धार्मिक जिहड़े से आपस दे विच मुश्किलां पैदा हो सकन या डिसहारमोनी पैदा हो सके तो वो प्रोग्राम नूं बंद करवाया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता एज पर टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशंस। सो ये स्टेटमेंट ठीक है। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इज सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस अप्लाइज ओनली टू केबल टेलीविजन नेटवर्क्स। सो दूजी स्टेटमेंट हैगी है कि जी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन दी गाइडलाइंस हैगियां ने वो सिर्फ टीवी वालियां नूं एप्लीकेबल होंदियां ने होर किसी ते एप्लीकेबल नहीं होंदियां। तो ये देखते हैं कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है और ये दूसरी स्टेटमेंट जी गलत है। ये कल्ले केबल टैलीविजन ते एप्लीकेबल नहीं होंदियां ये जो टीवी ते सारे प्रोग्राम आते हैं उन्होंने दे उत्ते भी एप्लीकेबल है। सो वंस अगेन ध्यान देना है इत्थे वर्ड किहड़ा यूज़ किया गया केबल टैलीविजन। दैट मीनस जिहड़ियां कि जिवें पंजाब च PTC हो गया या थोड़ा फास्टवे हो गया ये थोड़े केबल नेटवर्क ने और बाकी थोड़े OTT जो प्लेटफॉर्म्स है या थोड़े जिवें अपना होर डिश वाले प्रोग्राम्स है वो अलग हो जाते हैं। सो दैट मीनस ये कल्ले केबल ते एप्लीकेबल नहीं जिन्ने भी टीवी ते प्रोग्राम आ रहे हैं उन्होंने सारे दे उत्ते ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू जलियांवाला बाग बिल। हुण जलियांवाले बाग बारे जिहड़ा सीगा एक भारत सरकार ने एक बिल जिहड़ा सीगा वो पेश किया सीगा 2019 दे विच और उन्होंने जिहड़ा सीगा उन्होंने द्वारा रेनोवेट वगैरह भी किया उहदे मुताबिक ही। सो by the Lok Sabha consider the following statement. It seeks to replace the Jallianwala Bagh National Memorial Act 1951. बेसिकली आप देखते हैं कि जो पुराना एक्ट बनया होया सीगा उहदे च फिक्स किया होया सी कि भी इहदे विच जिहड़े सीगे लोकी इहनूं मैनेज करनगे और उन्हां च बंदियां दे नाम दित्ते होए सीगे कि भी आह बंदे उहनूं मैनेज करनगे। सो उस चीज़ को चेंज कर दिता। द बिल रिमूव्स द प्रोविजन फॉर इंक्लूडिंग द CM ऑफ द पंजाब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज। कि इस बिल च यह भी कहा गया है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर इहदा जिहड़ा सीगा ट्रस्टी नहीं होएगा
ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਬਿਲ ਰਿਮੂਵਸ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ CM ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। दैट मीन्स ही इज स्टिल ए ट्रस्टी। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली स्टेटमेंट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो भी ਉਹਦਾ ट्रस्टी है। सो सिर्फ पहली स्टेटमेंट कि ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 1951 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ CM ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। In which year the novel Pinjar was published for the first time? ਪਿੰਜਰ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ दैट मीन्स ਇਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। Who was the Sikh chief who led the Sikhs during the attack on Punjab by Ahmad Shah Abdali? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1748 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1748 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 20 ਸੀਗੇ ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1748 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ। Which nationalized bank was merged with Punjab National Bank in 1993? ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੈਂਕ। ਐਂਡ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 1993 ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। Which among the following battle was fought between the annexation of Punjab? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੁਲਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1, 2 ਤੇ 3।
Borlaug Institute of South Asia has been set up at Borlaug Institute of South Asia. एक किहड़ी जगह ते यह स्थापित की गई है? And it is an institute built on legacy of dash laureate Norman Borlaug, known as the father of Green Revolution. ठीक है जी. So ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? That means ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, that is SS ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ, ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ 1970 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। So that means this is the right answer. Dara Shikoh, the eldest son of Shah Jahan, sought blessing from which of the following Sikh gurus? Dara Shikoh ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚਹੇਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। पर औरंगजेब ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਬਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਗਿਵ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸ ਬਿਲਟ ਬਾਏ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਫੌਟ ਬਿਟਵੀਨ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਂਡ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਂਡ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੇਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੇਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਗ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਾਸ ਪਾਸਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ? ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਕਟ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਚ ਕੇ ਜੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜੈਸੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਹਦੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ? 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ 22 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਮਡ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਲੇਪਨਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ? ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਲੇਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲੇਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਆਫ ਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ 1966 ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ BBMB। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ? BBMB, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ BBMB ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 66 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਲ ਆਫ 3 1 2 3 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। The government of PEPSU formally started functioning on 20th August 1948। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 562 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
और कुछ 30 स्टेटां पाकिस्तान चले गईਆਂ और बाकी ਜਿਹੜੇ 529 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਪਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। 8 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਲਸੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 1950 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏਰੀਆ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ? ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Give the answer to the following question. Bharatiya Sahitya Academy Award winner Dilip Kaur Tiwana was awarded this honor for which of her writings? In which year she got this award? So, ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਸੋ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਵਾਸਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਰਿਜ ਵਿਚ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਸੰਗ ਐਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਪਲੇਸ? ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੁਗਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਬੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਠੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਹਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਹਾਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ: ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਗੋਖੜੂ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕੋਕਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨੱਕ ਤੇ, ਕਿ ਕੰਨ ਤੇ, ਕਿ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਖੜੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕੋਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਗੋਖੜੂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਖੜੂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਕਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।
ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उनके आसपास के क्या हिसाब किताब है। वी विल डिस्कस इट आउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है डैश कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट्स इन इंडिया। कि भारत के अंदर जो हमारी मनी का सप्लाई है कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट कितना मार्केट में होगा कितना नहीं होगा, उसको कौन डिसाइड करता है। सो इट्स बिन डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई वो बॉडी है जो आपके लिए क्या करेगी, इसको डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, जब हम बचपन से प्लैनेटरी सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं तो वी ऑल नो कि मार्स, ठीक है, जो मंगल है हमारा, उसे हम लाल ग्रह के तौर पर देखते हैं, रेड प्लैनेट के तौर पर देखते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड ऑफ द हेवन किसे कहा जाता है तो आंसर जुपिटर हो जाता है। ठीक है, वीनस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मराइना ट्रेंच इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो ये आपको पता होगा, ये फिलीपाइंस के पास है। ठीक है, कंट्री का नाम है फिलीपाइंस, जहां पर ये पाए जाते हैं आपके पास। ठीक है, कंट्री का नाम आपके पास क्या है, फिलीपाइंस। ठीक है, पैसिफिक ओशन में, और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मराइना ट्रेंच। ऐसे आपको अटलांटिक ओशन का भी पता होना चाहिए, पियर्टो रिको है जिसका डीपेस्ट ट्रेंच है। इंडियन ओशन में जावा है, और आर्टिक में आपका लेटके डीप। ये आपको पता होनी चाहिए क्लास, जो उसके डीपेस्ट पॉइंट है हर ओशियन के, यू शुड नो दिस। ठीक है, चलिए यहां पे आंसर हमारा पैसिफिक था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम जैन ट्रेडिशन हु वाज द सन इन लॉ एंड द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ तीर्थंकर महावीर। ठीक है, 24th तीर्थंकर जो थे लॉर्ड महावीर, जिन्हें हम वर्तमान महावीर के नाम से भी जानते हैं, अरिहंत के नाम से भी जानते हैं, इनका जो पहला जो चेला था वो इनका दामाद ही था, दैट इज जमाली। और इनकी जो बेटी है उनका नाम है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका के हस्बैंड है, ठीक है, जो कि महावीर जैन के पहले चेले बनते, पहले डिसाइपल बनते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रूल डिड द मेगास्थनीज केम टू इंडिया। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है, ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर, और ये आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे और इन्होंने किताब लिखी थी इंडिका। भारत के इतिहास पर लिखी गई पहली बुक है, फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पर लिखी गई पहली किताब आपकी कौन सी है, ठीक है, इंडिका। किसने लिखी थी, आपके मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि आपका हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किसके दिन पर है आपके पास, श्रीनिवासन रामानुजम के नाम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन। द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज। यानी कि फेथ सही होना चाहिए, राइट कर्म आपके सही होने चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए। ये तीन जो रत्न है ये कौन से धर्म में माने जाते हैं, तो दिस इज इन जैनिज्म। बुद्धिज्म में कितने हैं, 8, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। वो कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन सा है आपके पास, तो आंसर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कई लोगों को लगता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट जो सुप्रीम है वो आपके पास क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, कौन से जगह से हमें पता, संविधान में ऐसा कहां पर लिखा गया है, तो एक ही जगह पे मेंशन है, दैट इज इन प्रियम्बल। We the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic nation। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेकुलर तीसरा शब्द है आपके प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, by which dash constitutional amendment act the Sikkim became the full-fledged state of the Indian Union। भारतीय यूनियन के अंदर जब किसी बाहर के हिस्से को सम्मिलित किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। 36th अमेंडमेंट, और सिक्किम के लिए हम जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिकल कौन सा है, 2A, याद रखना, 36th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी के अंदर ट्रू कौन सी है, और जब ऐसा लिखा जाता है ना क्लास, तो एक बार पूरी स्टेटमेंट्स देखनी चाहिए। सबसे पहले कहता है दे आर जस्टिसेबल, क्या न्यायवादी है, तो नहीं है, न्याय नहीं मिलता। ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिसेबल, ये कोई कंसेप्ट थोड़ी होगा कि आधा जस्टिसेबल आधा नहीं है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ये जस्टिसेबल
नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकती, आपको यह ध्यान रखना, ठीक है। इट इज एन एम दैट अ स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव, ऐसा उसे करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। करोगे नहीं करोगे वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमारे देश में जितनी पॉलिसीज बनती है डीपीएससी के तहत ही बनती है। The size of Council of Ministry cannot increase from the 15% of total strength of Lok Sabha। बच्चे से पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट शब्द गलत है, लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी, मेंबर आप कहीं से भी लो, राज्यसभा से लो, लोकसभा से लो, but the total strength will not exceed 15% of the total strength of the लोकसभा only। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द कोलिगम सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलिगन सिस्टम जो आपका है वो कहां पर यूज होता है, तो ये जुडिशरी में यूज होता है, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, देख के बताइए कि क्या न्यूज चल रही है, कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कोलिगन सिस्टम है क्या और इसका कैसे यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट रिलीज्ड अ कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन December 1 ऑन द ऑनर ऑफ विच ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रुप। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्लास स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर से, कि किनके सम्मान में एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप इश्यू की गई है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $500 million टू इंडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को आप और बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए $500 million का लोन दिया गया। नेक्स्ट, फोकस ऑफ द ईयर, द फर्स्ट सॉइल डे ऑन November 5 इज ऑन द हॉल्टिंग ऑफ। 5 नवंबर को जो वर्ल्ड सॉइल डे बनाया जाता है उसका पर्पस क्या था, इस बार का जो मेन थीम था वो किससे अराउंड था, सलाइनाइजेशन, जो जमीन खारी होनी शुरू हो जाती है, बंजर होने लग जाती है, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान देने के ऊपर मुद्दा था, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर इंडियन रशिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जब 2 और 2 ही मिनिस्टर मिलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं, सिर्फ 2 लोग मिल रहे थे, 2+2, ठीक है। ये इंडिया में हुई थी, तो उसमें कौन से 2 भारत के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो एक डिफेंस मिनिस्टर थे, दूसरे आपके कौन से थे, फॉरेन मिनिस्टर, राजनाथ सिंह और आपके एस जयशंकर साहब इसके अंदर मीटिंग में रशिया के लिए बातचीत कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, द 11th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन, ये आपके पास कंट्री किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो ये भारत और मालदीव के बीच में होती है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। विनोद दुआ, हु पास्ड अवे ऑन December 4 इन न्यू दिल्ली हॉस्पिटल लूजिंग हिज बैटल टू कोरोना, was a renowned टीवी जर्नलिस्ट है, दूरदर्शन से शुरू किया था, एनडीटीवी में बड़े प्रसिद्ध थे, छोटे से हाइट के थे, चश्मा लगाते थे, गोल से हैं, बड़े प्यारे से थे, अच्छे जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो 4 दिसंबर को भी इनकी कोविड से डेथ हो गई है, ठीक है। माउंट सुमेरु अभी न्यूज में था, ये टॉलेस्ट माउंटेन है आपके पास जो सडनली इरप्ट किया December 4 को, तो ये इंडोनेशिया में रिसेंटली इरप्ट किया है, बहुत लंबे समय के बाद हमें न्यूज में किसी वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पता लगा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कंप्लीटेड द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन द निश्चल इस्पात निगम लिमिटेड ऑन July 4। जुलाई 4 को यहां से इन्होंने अपना डिसइन्वेस्टमेंट यानी अपने पैसे बाहर निकाले सरकार ने, बाय ट्रांसफरिंग इट्स ओनरशिप तो टाटा स्टील, उसको खरीदा किसने, टाटा स्टील ने, मतलब टाटा स्टील ने उनको पैसे दिए और उतनी की शेयरिंग उनसे ले ली, ठीक है। लिमिटेड एट द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 1211 यानी 12,100 करोड़ में खरीदा गया है, तो कौन सी स्टेट में, ये ओडिशा के स्टेट में, ठीक है। स्टेटमेंट लंबी है लेकिन क्वेश्चन आसान है कि कौन सी स्टेट में है ये, उड़ीसा में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड 4 मेंबर्स टू द राज्यसभा ऑन July 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर, ठीक है। आनंद मिंद्रा नहीं थे, आपके म्यूजिक मैस्ट्रो इलायराजा भी थे, स्पोर्ट्स पर्सन पीटी उषा भी थी, और आपके एक्लेम्ड स्क्रीन राइटर विजेंद्र प्रसाद। चौथे मेंबर कौन थे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है, ऑप्शन आपके लिए छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट, Which among the following event was the major setback to the खिलाफत मूवमेंट। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि खिलाफत मूवमेंट शुरू किस वजह से हुआ था, जो रेवोल्यूशन इन टर्की, ठीक है। जो मेजर सेटबैक हुआ वो किस वजह से हुआ, जब रेवोल्यूशन हुआ टर्की के अंदर और लोगों ने डेमोक्रेटिकल मेथड को चुनने की कोशिश की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह नवाब के ढाका थे, ढाका के नवाब थे, आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, इनफैक्ट इन्होंने बहुत बार मुस्लिम लीग का ओपनली विद्रोह भी किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR इज लोकेटेड इन धनबाद। धनबाद के अंदर जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वो आपके पास कौन सा है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च, फ्यूल के बारे में आप जब रिसर्च करते हैं कि फ्यूल को और बेटर कैसे किया जा सकता है,
कैसे इसकी कम से कम वेस्टेज हो सकती है, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पास्ड। देखो प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैप्स पता होने चाहिए, मैप देखा करो तो आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश आप में जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, आंध्रा, उत्तरा और महाराष्ट्र से आपके पास नहीं करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और आंध्रा तो बहुत दूर है, ध्यान नहीं सकते। महाराष्ट्र का थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता था, तो ध्यान देते तो पता लग जाएगा। वैसे आसान क्वेश्चन है, बट मैप्स पता होने बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग हर स्टेट की अपनी होती है, सोशल प्लानिंग भी अपनी अपनी होती है दोनों की, तो स्टेट के अंदर भी है और सेंटर के पास भी, ठीक है। Which amendment restored the power of judicial review of Supreme Court and High Court that was earlier curtailed by the Constitution of 42nd Amendment Act 1976? क्लास के बच्चों को तो curtailed का मीनिंग नहीं पता होता। curtailed का मतलब होता है जब आप किसी की पावर को कम करना शुरू करते हो, काटना शुरू करते हो, खत्म नहीं किया। curtailed का मतलब है खत्म, डिमोलिश करना, एंड कर देना, स्क्रैप कर देना, मतलब खत्म करना। curtailed का मतलब है धीरे धीरे करके पर्दा डालना, यानी कटिंग कर देना, ठीक है। तो 43rd अमेंडमेंट से ये इसको दोबारा से वापस लाया गया था, ठीक है, 77 के अंदर, जबकि 42nd से ये पावर ली गई थी, उसको कम किया गया था। 43rd के अंदर इस पावर को दोबारा से रिस्टोर किया गया। आज जुडिशियल रिव्यू आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच ईयर इज नोन एज द बीओपी क्राइसिस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस भारत में कब आए थे? 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय यहां पर आपके एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक्स विच एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन 2004। 2004 के अंदर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को किस बैंक ने एक्वायर किया था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक ने एक्वायर किया था। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे टेकिंग ओवर क्वेश्चन जो हिस्ट्री में भी पहले हो चुके हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से। चलिए, तो यहीं तक था आपका बैंकिंग का सेक्शन। बाकी सारे सेक्शन के लिए जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं और मैं आशीष आपके लिए उसके वीडियो सॉल्यूशन जो है वो लेके आता हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के जो आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन देखे भी होंगे और आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे पता भी है। तो चलिए क्लास, ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पहला जो कंप्यूटर था वो, और ये एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है तो यूनिएक, एडवेक या फिर एनिएक। तो आंसर आपके पास क्या बनता है? एनिएक। एनिएक जो था वो सबसे पहला आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। या तो ऐसे पूछ लेता है या तो इसका फुल फॉर्म करके आप लोगों से पूछ लेता है, कुछ भी आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अब देखिए, थिसोरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। ये जो थिसोरस वर्ड आपसे पूछा गया है इसका मीनिंग क्या है? देखिए, थिसोरस टूल जो है वो आपके पास एमएस वर्ड में हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर थिसोरस की मैं बात करता हूं तो थिसोरस का मीनिंग क्या होता है? थिसोरस का मीनिंग अपने आप में होता है आपके पास सिनोनिमस एंड एंटोनियम्स। आप लोग क्या करते हैं किसी भी वर्ड को लेके आने के लिए। अब सिनोनिमस और एंटोनियम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसके भी रीजन बता देता हूं। टू रिमूव द बोरिंगनेस ऑफ द पैराग्राफ, हम लोगों को क्या है, सिनोनिमस और एंटोनिमस की जरूरत पड़ती है। तो थिसोरस का मीनिंग क्या है आपके पास? सी ऑप्शन। सिनोनिमस और एंटोनियम्स आप लोग यहाँ पे किसी भी वर्ड के एड ऑन करते हैं अपने गिवन पैराग्राफ में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ द टेबल्स एंड ग्राफ कैन बी डन बाय यूजिंग। देखो, एक बात सिंपल से याद रखेंगे, जहां पे भी कैलकुलेशन वर्ड आ जाता है वहां पे आप लोग सीधा ही आंसर कर देंगे। कैलकुलेशन देख के सीधा क्या, सीधा आपके पास एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की खुद की प्रॉपर्टी होती है फॉर्मुलाइजेशन करना, कैलकुलेशन करना, एनालाइजेशन करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, या फिर टेबुलर फॉर्म की बात हो तो ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? एमएस एक्सेल की प्रॉपर्टीज हैं। तो सारा का सारा काम कहाँ पर होता है? एक्सेल पे होता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के लिए अगर मैं बात करता हूं तो winword.exe या या फिर वर्ड
word.exe या फिर msword.exe या फिर word 2003.exe। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे इसका आंसर बनेगा winword.exe, क्योंकि ये जो होती है अगर आपको इसमें एक्सटेंशन ओपन करनी है तभी भी आप winword लिखते हैं, रन के ऊपर जाके एंटर करते हैं और आपका जो है MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब नॉट अ वेब ब्राउजर, अब इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो ये चीज देखिए, आपके पास नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, ओपेरा मिनी एक ब्राउजर है, पर याहू मैसेंजर जो है वो तो एक चैट करने के लिए होता है, तो मैसेंजर है, मैसेंजर के नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ब्राउजर नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपके पास बनेगा वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा? डी ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आगे क्या है, द लेटर एंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। अब आपके पास यहाँ पे जब भी इनको आप लोग जैसे MS एक्सेल ओपन करते हैं तो इंटरसेक्शन जो होती है उसे क्या बोला जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कभी ध्यान से, तो इस तरीके से नंबर लिखे हुए आते हैं ABCDE और यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो जैसे अगर मैं लिख दूं कि C3, जैसे मैंने लिख दिया कि C3 सेल, तो इसका मतलब है C यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो C3 सेल आपके पास यहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा। तो ये इसने क्या किया, सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे बता दिया। और अगर मैं बात करता हूँ रो और कॉलम बना के, आपके पास बनाते क्या है, सेल का एड्रेस। अगर C3 लिखा है तो C और 3, तो पर्टिकुलर इस सेल की भी ये बात आपसे पूछ सकता है, ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। पहला, अगर C3 एड्रेस तो आपने यहाँ बता दिया, अगर ये पूछा C3 तक कितने सेल हैं तो C3 तक टोटल 9 सेल हैं। दोनों ही तरीकों से आप आंसर कर सकते हैं, पर इसका आंसर क्या है, सेल एड्रेस आपके पास यहाँ पे बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या लिख रखा है, टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन बाय। अब जो भी हमारे पास रिटन काम होता है उसे जब चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग, फाइल, एडिट, कट या फिर क्लोज। क्लोज तो आपको पता है कभी नहीं होगा, कट भी कभी नहीं होगा, फाइल भी कभी नहीं होगा। मतलब अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कोई नया फॉर्मेट बना रहा हूँ ऑलरेडी जो मेरे पास बना है, तो मतलब उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, एडिटिंग का काम कर रहा हूँ। उसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर मैं क्या काम कर रहा हूँ, एडिटिंग का काम कर रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन, एडिट। मतलब एडिट करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फोल्डर के ऊपर और अपना काम वहां पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज द फॉन्ट एंड स्टाइल। फॉन्ट और स्टाइल्स को चेंज करने के लिए कौन से फॉर्मेट को आप लोग चेंज करते हैं, कौन से मेन्यू को आप लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टूल्स, फाइल, फॉर्मेट या फिर एडिट। तो इसका आंसर बनेगा फॉर्मेट मेन्यू को आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, which type of file is created by word processing program। तो word processing का मतलब अपने आप में होता है MS Word, और MS Word में क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट। तो डेटाबेस नहीं बनेगा, स्टोरेज फाइल नहीं बनेगा, वर्कशीट नहीं बनेगा, डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनते हैं। तो होपफुली बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। अगर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं तो उसे कहां पे क्लब करके जहां पे रखते हैं उसको क्या बोला जाता है, आर्चीव, फोल्डर, इंडेक्स या फिर लिस्ट। तो उसे क्या बोला जाता है, फोल्डर्स। ये सारा का सारा काम कहां पे होता है, फोल्डर्स पे होता है। जो कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं उनको कहां रखा जाता है, फोल्डर्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज करके। चलिए, तो होपफुली फिर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, आज ਦਾ ਮੌਕ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ हैं। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग ਨਾਲ रिलेटेड है, जिसਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ टीचर्स इज रिटन एज। ठीक है जी, टीचर्स, टीचर इज रिटन एज VGC EJGT। की हो रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2। ਆਪਾਂ भी की करांगे, +2 करके आंसर कर देंगे। EJI 9 +2
11 के L 12 14 4 प्लस 2 6 F E J K N F है ना, R 18 T आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि किते भी टी नहीं आ रहा। नेक्स्ट की क्या गया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या गया, अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब Z to A, every alternate letter starting from Y is dropped, ठीक है जी। XW मतलब जो भी ऑड नंबर ते है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिलीट कर देना है, ठीक है जी। ਤਾਂ बिल्कुल मिडल विच की आऊगा, अगर मैं वैसी गल करा तो मिडल विच की आऊगा M ते N है ना, 13 14। जे आप ऑड नंबर नु डिलीट करता तो की बचा N। क्लियर? हाँ जी, मिसिंग लेटर की आएगा MAN 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 डबल AM है ना, फिर M फिर N N, डन। चलो जी नेक्स्ट की हो रहा है, -66 है ना, 15 विचों 9 कट्टे 6, फिर -55 -44 -33 -22 -11 है ना। 105 ते 11 विचों कड्डे कितना आऊगा 94। क्लियर जी? की हो रहा है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इत्थे केड़ा नंबर आना चाहिए 14, सो दैट इंटू 2 करके 28 ते 42 बने, इंटू 3 करके 15 अगस्त 2009 नु की है सैटरडे। Then on which day of the week would the Independence Day be celebrated in? किन्ने दा गैप होया 100 साल दा गैप होया है ना। किन्ने ऑड डेज होंदे है 5, इहदा सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज योर आंसर। हाँ जी, इहदा सिनोनियम एंटोनियम दे नाल रिलेटेड सॉल्व होएगा। इस तो बाद ब्लड रिलेशनशिप मैन ने कहा, क्वेश्चन शी तो स्टार्ट हो रहा है, माई तो शुरू करते हैं। मेरी वाइफ दी मदर इन लॉ दी इकलौती बेटी, ठीक है जी। इकलौती बेटी कौन है? शी, ठीक है जी। की पूछया वो मैन की लगती है, मैन दी की लगेगी सिस्टर है ना। नेक्स्ट देखो मोहन 13 from the left hand, Prabir 12th from the right hand, 18th from the left, total कड लो, लेफ्ट प्लस राइट -1, 12 प्लस 18 -1 29 is the rank। आप आगे दसना है हाउ मेनी चिल्ड्रन टुवर्ड्स द राइट ऑफ मोहन। टोटल +1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, 30 माइनस 13 दैट इज 17। इस साइड कितने लोग होंगे 16, तो आंसर की आएगा, आंसर की आएगा नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट इस द क्वेश्चन मिस हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज विच नंबर इज इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट इज 4 इन ऑल द फिगर, इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर। हाँ जी, बॉर्ड मास लगाना है आप इत्थे, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ठीक है जी। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, ते डिवाइड मतलब प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड की आएगा 4 - 3 × 5
है ना, ये सॉल्व करता मैं इत्थे +4 पहला 15 +8 15 +8 7 माइनस था, ठीक है जी, -7 इत्थे क्या आएगा 5 + 6 बाय 4 है ना, 3 और 2 5 + 3 बाय 2 डिवाइड है ना, इतने डिवाइड आ रहे हैं 5 + 3 बाय 2 तो आंसर किस चाहेगा माइनस चाहेगा। जब आप इनू सॉल्व करिए 10 13 बाय 2 बाय 2 तो कुछ नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दीज आना चाहिए 14 1 बाय 2 है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑड वन आउट 4 5 16 17 20 21 13 15 2 दा डिफरेंस क्लियर जी। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज कितना गया 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितना गया 135 डिग्री, वड्डे चो छोटा आपा की करो माइनस करो, कितना आया 45 डिग्री, केड़ी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके नाल जाना क्लॉकवाइज, इस तरीके नाल जाना एंटी क्लॉकवाइज, कित्थे है फेस वेस्ट दी ओर, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्वांट के मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 16 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 6 10 14 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 8 12 16 और 36 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या हो 6 10 14 और 34 का रिमाइंडर बचे। तो अगर मैं चाहता हूं कि रिमाइंडर ना बचे तो मैं कहूं कि अगर 34 में 2 ऐड कर दें तो ये 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सब नंबर में क्या करो 2 ऐड कर दो, जितने भी नंबर आपके पास है सब में क्या करो 2 ऐड कर दो। तो ये 1008 1154 1012 एंड 1010 ये नंबर मिल गए। अब देखो जो नंबर 36 से डिवाइड होगा क्या वो नंबर 9 का भी मल्टीपल होगा? जो नंबर आपका 36 से डिवाइड होगा वो 9 का मल्टीपल होगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी कितने डेज में कर रहे हैं 12 डेज में। बी प्लस सी कितने डेज में कर रहे हैं 15 डेज में। और सी प्लस ए कितने डेज में करते हैं 20 डेज में करते हैं। ए अलोन कैन डू द वर्क, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो इनकी अगर टोटल एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, एलसीएम टोटल वर्क हमने पहले एलसीएम ले लिया टोटल वर्क। उसके बाद देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी 4 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या होगी 3। तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 12। और इस 12 के एफिशिएंसी में सभी ने 2-2 बार काम किया है। ए ने भी 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार काम किया और सी ने भी 2 बार काम किया। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछी जाए तो 12 डिवाइड बाय 2 क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। क्या एफिशिएंसी क्या होगी आपकी 6 होगी। ठीक है, तो और उसने पूछा था कि अकेला ए कितने दिन में करेगा। अगर अकेला ए का पूछा है तो हमें करना क्या है इसमें, हमें तो यहां से अब बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस करना होगा। और बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 4, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई 2 हो गई। ए की एफिशिएंसी क्या हो गई 2। टोटल वर्क क्या था 60, तो 60 डिवाइड बाय 2 30 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 120 meter long is running at a speed of 54 km per hour. Time taken by the train to cross a tunnel of 130 meter. देखो अगर कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दोनों की लेंथ, मतलब 250। स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे हम इंटू 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और टाइम ये इसको पूरा पूरा 3 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 50, तो 50/3 टाइम कितना हो गया 50/3 सेकंड, मतलब 16 2/3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देयर वुड बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट 5.40। देखो मतलब 10% लॉस हुआ तो 1/10, तो अगर 10 रुपीज का आर्टिकल है तो उसको सेल कितने में किया गया था, 9 में सेल किया गया था, और हमें तो इंटू 10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये इसको पूरा पूरा सोल्व करेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 6 रुपीज होगा। ठीक है, सीपी क्या आ गया 6 रुपीज। और वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% प्रॉफिट मतलब 1.2 का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 7.2 में सेल करेगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बुक्स में और एग्जाम्स में इतने बार आ चुका है कि इसका आंसर भी सब मैक्सिमम लोगों को याद ही हो चुका है कि 21% इसका आंसर होगा। देखो 11 आर्टिकल प्राइस, आर्टिकल प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीपी होता है आपका हमेशा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो एसपी होगा। तो 100 के आर्टिकल को 121 में सेल करोगे तो 21% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन सेपरेटली fill from empty to full in 30, 20 and 10 minutes. When the tank is empty, all the 3 pipes are opened. A, B and C discharge chemical solution P, Q and R respectively. What is the proportion of the solution R in the liquid in the tank after the 3 minutes? तो 3 मिनट के बाद जो उसमें फिल किया गया था उसमें R कितना होगा। देखो अगर हम बात करें A कितने टाइम में कर रहा है 30 में, B कितने टाइम में कर रहा है आपका 20 में, और C कितने टाइम में करता है 10 में करता है। C कितने में करता है 10 में करता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। तो A की एफिशिएंसी क्या है 2, B की एफिशिएंसी क्या है 3, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 6, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 6। ठीक है, देखो 6 + 3 9 + 2 11। देखो 11 यूनिट की तरफ से इन्होंने 3 मिनट काम किया तो टोटल 33 भरा गया। ठीक है, टोटल कितना फिल हुआ 33, और इस 33 में से जो सी है उसने कितना डाला है 18 डाला है। ठीक है, उसने कितना डाला है 18 डाला है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या थी 6 × 3। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 3 मिनट में आर का, उसने आर का ही पूछा था, तो 6/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 18% ऑफ 650/19। देखो 18% ऑफ 650, तो 18 × 650 डिवाइड बाय 100 यही बन रहा है। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 9, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 से डिवाइड करोगे तो 13 पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 13 × 9 कितना होता है 170। अब वो क्या कह रहा है कि 25% ऑफ x, ठीक है 117 से 19 बड़ा है, तो 117 + 19, तो वो कितना होगा 9 + 7 16 2 3 136, मतलब उसका जो 30, अगर सिंपल सी बात देखो 136 आ रहा है। ठीक है 25%, तो 100% क्या होगा इंटू 4 होगा, इंटू 4 होगा, तो 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 520 544। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%, 25% से प्राइस इंक्रीज हुआ। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट ए फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। कि प्राइस इंक्रीज हो गया, अगर पहले 100 था तो 25% इंक्रीज होने के बाद प्राइस कितना होने वाला है 125 होने वाला है। तो कितना कम होगा 25 का कम होगा किसके ऊपर 125 के ऊपर। ठीक है 1/5, तो 1/5 का मतलब कितना कम होने वाला है 20% से कम होने वाला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत इजी क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2। देखो कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का अगर डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 4√2 के इक्वल दे रखा है, तो √2a। तो इसकी जो साइड है स्क्वायर की, वो साइड क्या है, 4 है। स्क्वायर की साइड क्या है, 4 है। द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट। देखो इसका एरिया कितना होगा, 16 होगा, तो इसका दूसरे का एरिया कितना है, 32 है। और एरिया किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, और अंडर रूट, मतलब इसकी साइड क्या है, तो 4√2 है। ठीक है, और उसने उसका डायगोनल पूछा है, तो इसको √2 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a√2 होता है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। If the diameter of the base of a cylinder pillar is 4 meter and its height is 21 meter, then the cost of construction of the pillar at 1.50 rupees। ठीक है, उसका देखो, उसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। तो उसने बोला डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, और ये कितना है, 21। तो 21 इसको 3 पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 4 इंटू 3 12, और ये कितना है 1.5, इसको डिवाइड बाय 100 कर लें, तो ये बनता है आपका 3/2, और छोटा कर दिया, 2 से इसको 6 पे डिवाइड कर देगा, तो ये 22 इंटू 18 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 396। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए स्टूडेंट द स्टूडेंट्स इन द क्लासेस 3 क्लासेस इन द रेशियो 2 3 5 के पहले किस रेशियो में है, 2 3 और 5 के रेशियो में है। हर क्लास में 20 स्टूडेंट इंक्रीज किए गए, तो रेशियो 4 5 7 होगा। देखो पहली क्लास में 2 से 4, सेकंड क्लास में 3 से 5, फिर 5 से 7, मतलब हर जगह सिर्फ 2 यूनिट बढ़ा, जो कि किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इनिशियल कितने थे, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, टोटल 100 स्टूडेंट थे। आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of 8 person increased by 3 years, तो 8 into 3 मतलब टोटल 24, सम में टोटल 24 बढ़ा। कब, जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिप्लेस किया गया, और जिसको रिप्लेस किया गया उसकी एज क्या थी, 36। तो टोटल मतलब नए का टोटल कितना था, 60 था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, 2 साइकिलिस्ट ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ at 18 km per hour and another going to south at 20 km per hour. What a time will they take up 90 km apart? तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और ये क्या हो जाएगी 38। 19 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 मतलब 2.5 आवर्स, 5/2 मतलब 2.5। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, A, B and C enter into a partnership and their capitals of the proportion 1/3। देखो कैपिटल का रेशियो 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, और 1/5 दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 60। इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, मतलब ए बी और सी के जो अमाउंट का रेशियो वही आ गया। A withdraw half the capital at the end of 4 months out of the total amount A share। तो देखो ये जो पैसा लगा था ना, इनका पैसा लगा पूरे 12 महीने के लिए, और इसका पैसा लगा ये 4 महीने के लिए, और बाकी पैसा लगा 8 महीने के लिए। देखो ये कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 180 हो गया, और ये कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 144। तो उसने तो हमसे पूछा है कि ए का शेयर बताओ, ए का शेयर देख लेते हैं कितना होगा। ए का शेयर कितना है 160। अगर हम इन सबको ऐड करूं तो लास्ट में तो 4 आ जाएगा। 6 + 10 + 8 18। एक सेकंड, मार्कर को क्या हो गया। ठीक है, ये 4 और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा।
हाँ 18 कैरी 1 हो जाएगा, उसके बाद 484 इंटू 847, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 पे डिवाइड कर रहे हैं, और ये 121 इसको पूरा पूरा 7 पे डिवाइड करेगा, तो 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें। जयेश इज एज मच एज यंगर टू अनिल एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत, ठीक है। ये अनिल से जितना छोटा है प्रशांत से उतना ही बड़ा है। इफ द सम ऑफ एज ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज 48, तो इसका सम क्या होगा, इसकी एज क्या होगी, दोनों का हाफ मतलब 24, सम का हाफ, ठीक है। चलो उसके बाद ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, हम मॉक टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो द सेंटेंसेस 4 चॉइसेस आर गिवन, पिक अप द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। तो डायरेक्शंस को हमेशा ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, राइट। सेम इन मीनिंग पूछ रहा है, मतलब सिमिलर वर्ड आपको देना है एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। जो बोल्ड प्रिंटेड वर्ड है उसको आपको देखना है, अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि उसका सिमिलर क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे तो सिमिलर पूछ रहा है। तो बोले द सरप्टिटियस movements of a long figure among the dunes filled the villages with curiosity and awe, right। अब ये जो वर्ड है सरप्टिटियस, ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, कुछ भी जो आप कुछ करते हो ना उसको सीक्रेटली करते हो, डन सीक्रेटली वी कैन से, राइट। तो यहां पे आपको सिमिलर मीनिंग देना है। तो सिमिलर में इनविजिबल तो नहीं होगा, ठीक है, नॉक्टर्नल नहीं होगा, सीक्रेट यहां पे दे रहा है, कंसील्ड तो छिपाना होता है, कंसील का मतलब ये रिवील का ऑपोजिट होता है, बेसिकली कंसील करना, ठीक है। रिवील का ऑपोजिट कंसील होता तो कंसील भी छुपाना है, बट ये एक्चुअली सीक्रेट होता है, टू डू समथिंग सीक्रेटली। तो राइट आंसर बनेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन, दैट इज सीक्रेट। सेकंड क्वेश्चन सेम हुई है, सेम इन मीनिंग पूछ रहा है, तो पूरी डायरेक्शन रीड करने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है मुंबई इज द टर्मिनस ऑफ द वेस्टर्न रेलवेज। तो आपको पता ही होगा कि जब आप ट्रेन में, जो वेस्टर्न रेलवे है ना, तो उसमें जैसे आपने कई ट्रेन के नेम देखे होंगे, छत्रपति शिवाजी। तो लास्ट जो टर्मिनल है ना वेस्टर्न रेलवे का, जो सबसे लास्ट टर्मिनल है वो मुंबई है, ठीक है। जैसे अमृतसर से एक चलती है CSMT करके एक ट्रेन चलती है, ठीक है, अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज अमृतसर से वो ट्रेन चलती है, और लास्ट उसका टर्मिनल वेस्ट की तरफ जाता है मुंबई, ठीक है। तो टर्मिनल या टर्मिनस का जो मीनिंग बनता है वो बनता है लास्ट स्टॉप, मतलब मुंबई वहां पे लास्ट स्टॉप है, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर बनेगा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लो, देयर आर 4 चॉइसेस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आउट ऑफ दोस चॉइसेस चूज द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन सेंटेंस। मतलब वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक स्टेटमेंट है, उसके लिए आपको एक वर्ड देना है। तो बोल रहे अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। तो ग्रेन्स जहां पे रखे जाते हैं, मतलब जो गोदाम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रेनरी बोल देंगे उसको। इट्स नॉट गो डाउन, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। सो नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द refurnished इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सेकंड बनेगा, ठीक है। नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल, एक्चुअली ये जो मेड वर्ब होती है ना, ठीक है, ये मेक जो वर्ब है इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपने, राइट। मेक है, और भी है, बेड है, मेक है, बेड है। इनको बेसिकली ये अपने बार ना हमेशा प्लेन इन्फिनिटिव लेते हैं, इनके साथ कभी टू नहीं लगता। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे किसी को मेक हिम टू अंडरस्टैंड, हम बोलेंगे मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट, मेक हिम अंडरस्टैंड। अब ये जो मेक का पास यहां मेड लगा रहा है और इसके साथ यहां फुल इन्फिनिटिव लगा रहा है, तो ये टू यहां पे नहीं आएगा, तो सीधा होगा नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल कैश ऑन द refurnished image of Indian tennis। जैसे मैं बोलता हूं I made him to do the whole work, I made him to do the whole work, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है,
हमें यहाँ पे टू नहीं लिखना, आई मेड हिम डू द होल वर्क, डायरेक्ट बोलेंगे आई मेड हिम डू द होल वर्क, क्योंकि इनके साथ मेक, बेड, वॉच भी है, कैसी वर्ब, वॉच है, लेट है, मैं लिख देता हूं यहाँ, वॉच वर्ब के साथ भी नहीं लगाते कभी टू, लेट वर्ब के साथ भी कभी टू नहीं लगाते, राइट, लेट मी टेल यू कभी टू नहीं लगता इनके साथ, फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव्स, इसको बेयर इन्फिनिटिव्स बोलते हैं एडवांस वर्ब के चैप्टर में, बेयर इन्फिनिटिव्स लेते हैं अपने साथ। बेयर का मतलब होता है नंगा, जैसे बेयर फूट होते हैं ना, नंगे पांव चलना, सो बेयर इन्फिनिटिव्स फॉलो करते हैं इन वर्ब्स के साथ, कभी भी स्टूडेंट्स टू नहीं लिखना आपको, राइट, तो हटाएं इसको। नेक्स्ट देखें, अब बोला वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब ये तो कॉन्सेप्ट आपने टेंस में पढ़ा ही होगा कि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो सेकंड हैपनिंग होती है वो हमेशा सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। अगर इसके शॉर्टकट की बात बताऊं तो यहाँ पे बिफोर लिख सकता हूं, whenever before comes in the middle of the statement, earlier you people have to use past perfect, that is had plus V3, and later on you have to use V2। सिमिलरली यही बिफोर जब आप इसको स्टार्टिंग में ले आते हो तो फिर आपको ये टेंस का शॉर्टकट रिवर्स कर देना है, इनको रिवर्स कर देना है, तो इस बिफोर के साथ V2 को आपको स्टार्टिंग में लिख देना है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म को आपको लेटर ऑन लिख देना है। अब ये तो उल्टा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बिफोर के बाद भी हमें पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है और बिफोर से पहले भी हमें यहाँ सिंपल पास्ट दे रहा है, तो इसका आंसर ए है गलत, मतलब ए आंसर बनेगा हमारा यहाँ, हैड गॉट आएगा यहाँ पे, राइट। सो जैसे आपने पढ़ा होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्शन ए करें, वी हैड गॉट होगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखें, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड, ठीक है, मोर डिप्रेस्ड कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा है और उसके साथ लिख रहा है आगे देन। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन आता ही है, जैसे टॉलर देन, स्मॉलर देन, शॉर्टर देन, अदर देन, राइट, सूनर देन, तो देन हर, देन यहां पे ठीक लिख रहा है, मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन, ठीक है, तो ये बट यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, आई डोंट नो द रीजन। एक्चुअली बोलने में तो ये सही लग रहा है आपको कि आपको लगेगा, ऐसा फील आएगा कि बट आई डोंट नो यहाँ पे ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे लगना नहीं है, ठीक है, देन हर आई डोंट नो द रीजन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है यहाँ पे, शी लुक्स बट आई डोंट नो। एक्चुअली बट कहां आता है स्टूडेंट्स, बट आता है जब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, लेकिन ये बोल रहा है ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड, मोर डिप्रेस्ड मतलब ये भी नेगेटिव दे रहा है, राइट, और यहां पे बट के बाद भी ये बोल रहा आई डोंट नो, तो यहां पे भी नेगेटिव दे रहा है ये, ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें यहाँ पे कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन का एरर है, देन हर, ठीक है, तो आप यहां पे एंड लिख सकते हो, प्लस माइनस या माइनस माइनस के लिए हमें एंड लिखना पड़ेगा यहाँ, राइट, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर एंड आई डोंट नो द रीजन, ठीक है। एंड क्या करता है, एंड दो एक समान चीजों को कनेक्ट कर सकता है, माइनस माइनस को, प्लस प्लस को। अब यहां पे प्लस माइनस नहीं है तो बट तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, तो मतलब आंसर तो हमारा यहां पे बनेगा सेकंड। आप एंड यहां पे लगा सकते हो, एंड आप लगा सकते हो, हाउएवर भी लगा सकते हो, हाउएवर आई डोंट नो द रीजन, हाउएवर है, ठीक है, नहीं हाउएवर भी नहीं आएगा, हाउएवर भी बेसिकली कॉन्ट्रास्ट करता है, तो आप यहां पे एंड ही लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Who doesn't grasp the recently formed Commonwealth of Independent States? अब ये तो कुछ और सेक्शन चल पड़ा, ठीक है, तो इंग्लिश के आई थिंक यही क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक क्वेश्चन रह गया, ये गलती से आई थिंक पीछे जीके का डाल दिया है, नहीं सॉरी इंग्लिश का ये है, मुझे लगा जीके का है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु डजंट ग्रास्प द रिसेंटली फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब यहां पे आपको वर्ड रिप्लेस का क्वेश्चन है, ग्रास्प की जगह देखना है कि यहां पे क्या आएगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हु डजंट ग्रास्प, ग्रास्प तो अंडरस्टैंड करना होता है ना,
तो हु डजंट नो द रिसेंटली फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इसका आंसर ए करो आप, ठीक है। ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड गिवन है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वाज फॉलिंग विद रेन, है ना। फॉलिंग विद रेन मतलब बारिश हो रही थी, तो फॉलिंग विद रेन बारिश होने को आप क्या बोलोगे, डिसेंडिंग बोलोगे, ड्रॉपिंग बोलोगे या पावरिंग बोलोगे, तो आप भी ऐसा इसके लिए हम आंसर करेंगे ए, ठीक है जी। फॉलिंग विद रेन मतलब बारिश गिर रही थी, तो पावरिंग वही होता है बेसिकली, ठीक है जी। अब PQRS आप एक बार देख सकते हो क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द राइट आंसर, called down to ask what had happened the stairs and she leaned over। अब देखो सबसे पहली बात तो इसमें मैंने आपको बताया आपको इंट्रोडक्शन को ढूंढना होता है। अगर PQRS की हम बात करें तो आपको इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को ढूंढना है, इंट्रोडक्शन को। अगर आप इफ यू पीपल आर एबल टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आपका ये जंबल तो इजीली 2 नंबर पक्के हैं आपके पंजाब के एग्जाम में, राइट। या फिर एक अनब्रेकेबल पेयर भी होता है इसमें। अनब्रेकेबल पेयर मतलब 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो आपस में ही एक साथ लिखी जाती हैं, वो टूटती नहीं है कभी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, कॉल डाउन टू आस्क व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो द स्टेयर्स एंड शी लीन्ड ओवर, तो क्या ये एस से शुरू होगा, एस से 2 है, पी से 2 है, कंफ्यूज कर रहा है। सो ये बनेगा आई थिंक पी से। व्हाट हैड हैपेंड, यहां पे क्यू दे रहा है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। क्यू, व्हाट हैड हैपेंड, क्यू, क्यू कहां पे है हमारा, ये बना इससे। कॉल डाउन टू आस्क, PQRS, PQSR, SR PQ या SR QP। तो शी लीन्ड ओवर से बनेगा सब्जेक्ट ढूंढो। अब इंट्रोडक्शन पार्ट वही हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर इसके बाद आपको वर्ब लगानी है और इसके बाद आपको लगा देना स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप एक बार इसमें देखें क्या हो सकता है। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर, क्या ये ऐसे ही बन जाएगा आगे को, कॉल डाउन टू आस्क व्हाट हैड हैपेंड द स्टेयर्स एंड शी लीन्ड ओवर द ओवर। तो ये बनेगा एस से, एस पहले आएगा, फिर आर, शी लीन्ड ओवर द स्टेयर्स एंड पी एंड कॉल डाउन टू आस्क व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो ये बनेगा इसका राइट आंसर सी, SRQP। SRQP को देख लो, शी लीन्ड ओवर द स्टेयर्स एंड क्यू, व्हाट हैड हैपेंड कॉल्ड डाउन टू आस्क। नहीं ये नहीं बनेगा, इसका सी बनेगा, राइट। डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ये। चलो आगे वाला देख लेते हैं। हीरोइंस कंसीडर्ड द अर्ली जनरेशंस नाउ सीम होपलेसली आउट ऑफ टच। अट्रैक्टिव बाय, अट्रैक्टिव बाय भी है, नीचे ध्यान रखना PQRS। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जरा क्या हो सकता है। हीरोइंस कंसीडर्ड, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ये इसकी वर्ब हो सकती है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब भी लिखनी है, तो हीरोइंस कंसीडर्ड, पी से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आर से तो नहीं होगा। नाउ सीम होपलेसली आउट ऑफ, तो आर वाले ऑप्शन तो आप काट दो। पी से हो सकते हैं, पी वाला ए भी है, पी वाला ए भी है, पी वाला ए भी है। अब पी के बाद आपको देखना है कि क्या आएगा। हीरोइंस कंसीडर्ड क्यू द अर्ली जनरेशंस, नहीं। हीरोइंस कंसीडर्ड अट्रैक्टिव बाय, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा यहां पे क्या हो सकता है। Heroines considered attractive by the early generations now seem hopelessly out of touch, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो इसका बनेगा PSQR, क्योंकि P से ये भी चल रहा है लेकिन इसके बाद Q दे रहा है, इसके बाद भी Q दे रहा है और P के बाद Q डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये बनेगा आपका S बना, ठीक है। आंसर है हमारा डी, ठीक है जी। हीरोइंस कंसीडर्ड S अट्रैक्टिव बाय Q The early generations are now seem hopelessly out of touch। हाँ ये ठीक बना सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब पकड़ ली, तो ये सही है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन और सजेस्टेड फॉर द इडियम फ्रेज इन इटैलिक्स इन द सेंटेंस, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज इन बोल्ड।
तो ये तो लॉन्ग बो तो आपने सुना ही होगा। लॉन्ग बो होता है ड्रॉ अ लॉन्ग बो, जो इडियम है ना, इसका मतलब होता है किसी बात को स्ट्रेच करना बेसिकली, राइट। सो गेट एक्साइटेड, एक्सेजरेट करना, गेट इमोशनल, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये नहीं होंगे। आंसर है हमारा बी, ठीक है। सो व्हेन ही टेल स्टोरीज, मतलब जब वो कोई अपने बारे में ना कोई कहानी जब वो सुनाता है तो वो उसको बड़ा खींचता है, एक्सेजरेट करता है, तो आंसर हमें हमारा बी। आगे देख लेते हैं। इन द आर्म्ड फोर्सेज इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कई बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, टू डाई इन हार्नेस, राइट। तो देखो बड़ी क्लोज ऑप्शन दे रहा है, डाई विद ऑनर, डाई ऑन अ हॉर्स बैक, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई इन द बैटलफील्ड। तो ये तो कभी करना मत कि डाइड इन द बैटलफील्ड या डाई विद ऑनर, ये नहीं होते स्टूडेंट्स। इसका आंसर होता है बेसिकली जब कोई इंसान ड्यूरिंग वर्किंग, जब किसी की डेथ हो जाती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी डेथ दफ्तर में हो गई थी, तो उनके ऊपर एग्जाम्पल बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस, राइट। तो वहां पे इसको यूज करते हैं, इसका रूट याद रखना आप। चलो आगे देख लेते हैं। दिस ऑफिसर इज नोटेड फॉर हिज ज़ील, ठीक है। अब इसमें देना क्या है, पिक अप द वन विच इज अपोजिटिव मीनिंग। अब जील का तो आपको पता ही होना चाहिए, जील इज व्हाट, जील होता है एंथोजियास्टिक, राइट। जील मीन्स एंथोजियाज्म होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ। दिस ऑफिसर इज नोटेड फॉर हिज जील मीन्स फॉर हिज एंथोजियाज्म, ठीक है। तो जील अगर पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव में हमें इसको उल्टा देना है, तो इंटॉलरेंस तो नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा इनएफिशिएंसी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट होता है जो मतलब चीज जो है इंडिफरेंस वी कैन से। अब ये मत सोचना कि डिफरेंट अलग भिन्न होता है, इंडिफरेंट जो है थोड़ा अलग होता है। इंडिफरेंट पीपल होते हैं मींस दे आर अनकंसर्न्ड पीपल, ठीक है। उनको मतलब वो उस चीज से रिलेट नहीं करता, मतलब अगर ये एनर्जेटिक है तो ये बिल्कुल ही डाउन है, मींस एनर्जेटिक नहीं है, एनर्जी लेस वी कैन से, ठीक है। इंडिफरेंट अनकंसर्न्ड होता है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, डिफरेंट जो है चीजें भी हो सकती हैं, डिफरेंट पीपल भी हो सकते हैं, बट इनडिफरेंट हमेशा पर्संस के लिए यूज किया जाता है। इनडिफरेंट सिर्फ पर्सन ही हो सकता है, कोई चीज नहीं हो सकती, तो इनडिफरेंट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई टू मिटिगेट हिज प्रॉब्लम्स यू विल नॉट सक्सीड, ये भी ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, है ना। सो मिटिगेट रिड्यूस करना होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली एक्सपैंड करना, है ना। मिटिगेट किसी चीज को कम करना होता है, तो एक्सपैंड बढ़ाना हो गया, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। अब ये तो स्पेलिंग बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। वन अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स इज करेक्टली स्पेल्ड। कमेंसुरेट की स्पेलिंग बतानी है आपको। सो कमेंसुरेट की राइट स्पेलिंग क्या होगी, डबल एम इसमें आता है, ई एन आता है, SURATE आता है। यहाँ डबल एम नहीं लगा रहा, काट दो। यहाँ पे डबल एम लगा रहा, ENSURATE, COMMENSU, यहाँ डबल आर लगा रहा है, कट गया, ठीक है। यहाँ डबल एम नहीं आ रहा है, ये भी कट गया, तो आंसर है हमारा बी। चलिए जी, so this is all about English section, right students? So thank you very much, take care, see you.